नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही पीएम ने सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया। गुजरात में आयोजित किए गए इस 10 दिवसीय सम्मेलन में 3000 से अधिक लोग एक विशेष ट्रेन सौराष्ट्री इन तमिल से सोमनाथ आए थे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग अलग नदियों को नमन करते हैं। ये विविधता हमें बांटती नहीं बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर कुंभ जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोषित करते आए हैं। यही संगम की शक्ति है जिसे सौराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है। आज जब देश की एकता ऐसे महापर्वों के रूप में आकार ले रही है तो सरदार साहब हमें जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे। ये देश के उन हजारों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों की भी पूर्ति है जिन्होंने अपने बलिदान देकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा था। साथियों, आज जब हमने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं तो देश ने अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राण का आह्वान किया है। अपनी विरासत पर गर्व तब और बढ़ेगा जब हम उसे जानेंगे, गुलामी की मानसिकता से मुक्त होकर अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। काशी तमिल संगम हो या सौराष्ट्र तमिल संगमम, ये आयोजन इसके लिए एक प्रभावी अभियान बन रहा है। और नगर निगम के लिए शैली ओबरॉय एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम की मेयर चुनी गई हैं। डिप्टी मेयर पद पर भी आप प्रत्याशी ने कब्जा जमाया है। चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने से पहले ही मेयर पद के लिए बीजेपी उम्मीदवार शिखा रॉय और डिप्टी मेयर के लिए सोनी पांडे ने अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी की शैली ओबरॉय को सर्वसम्मति से दिल्ली एमसीडी का मेयर चुना गया, जबकि आले मोहम्मद इकबाल को डिप्टी मेयर चुना गया। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार मेयर बनने पे डॉक्टर शैली ओबरॉय को बधाई दी। दिल्ली के सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि इस बार निर्विरोध मेयर और उप मेयर बनने पे शैली और एले को बधाई, दोनों को शुभकामनाएं। लोगों को हमसे काफी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पे खरा उतरना है, उसके लिए मेहनत करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के रेनोवेशन पे 44 करोड़ खर्च की बात सामने आई है, जिसको लेकर बीजेपी नेता कुलजीत चहल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए केजरीवाल आवास पे जवाब मांगा जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये लोगों का पैसा लूटकर अपना घर संवार रहे हैं। सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे कि उन्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं जिसमें नेता रहते हैं, वो केवल 2 कमरों के फ्लैट में रहेंगे। साथ ही उनके विधायक भी इसी तरह जनता के बीच 2 कमरों के फ्लैट में रह के अपना काम करेंगे। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे आरोप है कि उन्होंने अपने घर की मरम्मत के नाम पे 44 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस मामले पर बीजेपी नेता विरोध प्रदर्शन कर उनसे जनता के टैक्स के पैसे का जवाब मांग रहे हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का घर और ऑफिस सजाने में 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल घर में नहीं, शीशा महल में रहते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं इस आरोप पर आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का घर ठीक करने में 500 करोड़ रुपए लगे। इसके साथ ही 8000
400 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा गया। इस पर बीजेपी ने कोई सवाल नहीं उठाया। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज न करने का जवाब दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि पुलिस इसमें केस दर्ज करने से पहले जांच कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने अपील की है कि पहलवानों का साथ दें। इस बीच धरना स्थल पर राजस्थान से चल के दिल्ली पहुंचे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी खिलाड़ियों का समर्थन किया। चौथे दिन की शुरुआत पहलवानों ने जंतर मंतर की सड़क पर दौड़ लगाने से की। सभी पहलवान मॉर्निंग वॉक पे भी दिखाई दिए करते हुए, और इस दौरान वहां उन्होंने वर्कआउट किया और अस्थायी अखाड़ा बना के ट्रेनिंग भी की। और आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जिसमें मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत नहीं मिली। जमानत पे फैसला 28 अप्रैल तक टल गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट 28 अप्रैल को अब अपना फैसला इस पर सुनाएगा। तो मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर के पास डीआरजी के जवानों को ले जा रहे एक वाहन पे हमला हुआ। इसमें नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था और इस हमले में 11 जवान शहीद हो गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यह बहुत दुखद है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। यह लड़ाई अंतिम दौर में चल रही है और नक्सलियों को किसी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। और पटना में कांग्रेस नेता पूर्व एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह से हमारे ब्यूरो चीफ मनोज कुमार सिंह ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। चाचा भतीजे का सरकार है। जी हाँ, ये बात कहा जा रहा है बिहार पे, लेकिन अब देखा जाए कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आज पटना में अपने होटल में बैठे हुए हैं। हालांकि डॉक्टर अजय जी पूर्व एमएलसी भी भोजपुर के रह चुके हैं, साथ ही साथ सदाकत आश्रम के उपाध्यक्ष भी हैं। यदि राहुल जी आए पहले फोन आता है, मतलब यदि कांग्रेस में किसी की चर्चा हो या ना हो, लेकिन डॉक्टर अजय का चर्चा ना हो तो आधा अधूरा माना जाता है। सर, आप लोग लोकसभा चुनाव तो साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन पीएम का तो सपना चचा देख रहे हैं, अब भतीजा मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो कैसे सपना को साकार कीजिएगा आप लोग? देखिए लकी जी, हम लोग का दिमाग स्पष्ट है। हमारे नेता राहुल जी हैं और हमारे पीएम के उम्मीदवार भी राहुल जी हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। रह गई बात जहाँ तक हम लोग का गठबंधन है, महागठबंधन है, ये भी हमारे राहुल जी का ही और हमारे खरगे साहब जो अध्यक्ष हैं आदरणीय सोनिया जी का ही नेतृत्व के अधीनस्थ ये हम लोग का निर्देशित है कि अभी हम लोग गठबंधन में रहना है। तो हम लोग गठबंधन में हैं। गठबंधन की सरकार पहल का इसका देखने का ये है कि हम लोग किसी तरीके से भाजपा को केंद्र में 24 की सरकार में आने से हम लोग रोकें। हमारी जीत सबसे प्रथम ये होगी कि हम भाजपा को रोक दें और हर जगह जो गठबंधन की सरकार हमारी है वो अपने चुनाव जीत के और अपनी जगह पर बना लेती है, तब हम लोग दिल्ली के बारे में सोचेंगे कि किसके प्रधानमंत्री बनेंगे और किसके सरकार में कितनी भागीदारी होगी। लेकिन हर हाल में हमारे नेता राहुल जी हैं और हम आज भी उनको अपने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और देखेंगे ही। नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र में नहीं बनने दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बन जाती है 24 में तो भारत का नाश हो जाएगा। ये विनाश की तरफ पहुंचा दिए हैं देश को। इसलिए हम लोग हर हाल में ये हमारे दो की सरकार को हम लोग रोक के रहेंगे, ये हमारा प्रण है पहला। तो ये थे डॉक्टर अजय, पूर्व एमएलसी भी हैं और कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरा बिहार के माने जाने वालों में से हैं। इसलिए कि कोई कितना भी कांग्रेस में कहे, लेकिन अजय एक ही दल में शुरू से रह गए। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। और बिहार में आनंद मोहन का नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। आनंद मोहन यानी चर्चित बाहुबली नेता। इनकी चर्चा गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णा की हत्या में दोषी करार दिए जाने के बाद उम्र कैद की सजा इन्हें हुई थी, लेकिन अब चर्चा का कारण उनकी रिहाई बन गई है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार के लोगों को लज्जित करने का काम किया जा रहा है। आनंद मोहन की रिहाई बिहार के लोगों का अपमान है। आनंद मोहन की रिहाई या किसी भी अपराधी की रिहाई एक तरह से अपमान है। आता है
ये दोहरा चरित्र, ये दोहरा खेल, और आनंद मोहन के नाम पर उसके आड़ में ये 2 दर्जन से अधिक अपराधियों को छोड़ने का क्या औचित्य है। इससे भी ज़्यादा समय से जेल में लोग बंद हैं, पहले उसकी समीक्षा कीजिए। और उस गरीब जो डेली कमाता खाता है, 4 लाख लोग जेल से घूम आए हैं, कई लोग जेल में पड़े हैं, उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं सताता है। जो दलित है, अति पिछड़ा है, कमज़ोर है, ये राजनीति, गंदी राजनीति, ये माफियाओं को, बालू माफिया, दारू माफिया और जमीन माफिया जो आपके खजाना में माल पहुंचाता है और आपके सत्ता में मजबूती प्रदान करता है, उसका खेल। हर अपराधी कहेगा कि हमारी सरकार बनाने में मदद करो, मैं सब अपराधी को एकदम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले शहीद घोषित कर देंगे। ये ऐसे गंदे लोग ये लोकतंत्र की धरती को कलंकित कर रहे हैं। अपराधियों को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और ये काम हम जब विधानसभा अध्यक्ष थे कहे थे ये आपका काम नहीं, कोर्ट का काम है। आज कोर्ट के काम को सरकार क्यों कर रही है? धिक्कार है सरकार। और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देश के विपक्षी नेताओं से मिलकर वापस बिहार लौट आए हैं। वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि अडानी जी का रथ लालू जी ने बिहार में रोका था और आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार ही मोदी जी को रोकेगी। बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी मोतिहारी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कल्याणपुर विधानसभा के आरजेडी विधायक मनोज यादव के पिता कामरेड यमुना यादव के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि भाजपाई लोग देश को बेच रहे हैं, लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैलकर फूट डाल रहे हैं, जिसे जनता को समझने की जरूरत है। मोदी जी कहते थे कि बगल में चीनी मिल है, वही का चाय चीनी लेकर के चाय मिला करके पिएंगे, है कि नहीं? क्या हुआ? अब फिर आएंगे मोदी जी, फिर आएंगे, दूसरा एजेंडा लाएंगे, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, तालिबान, पाकिस्तान, कश्मीर, ट्रिपल तलाक, धारा 370, यही बोलेंगे। और आएंगे बोलेंगे देखो गरीब का राज के आके बोलेंगे जंगल राज आ गया, जंगल राज। ये अजय में नहीं आता भाई। मतलब कल तक वो थे तो ठीक था, आज उनका सरकार निकल गया तो जंगल राज आ गया। अब तो ज्यादा बोल दीजिएगा तो सदस्यता तो छीना ही ना जाता है। खबर बिहार के सीतामढ़ी से है, जहां नानपुर प्रखंड क्षेत्र के दादरी गांव में आरजेडी सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य सह पूर्व प्रमुख प्रत्याशी मोहम्मद नसीम शेख ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान विधायक मुकेश कुमार यादव ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता जाकिर हुसैन ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मुकेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। जो है राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, इसके अलावा हम अपने विधायक मुकेश कुमार जी से प्रभावित होकर इस पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ की जो जनता का जनरल इस तरह से इन्होंने पूरे घर परिवार की तरफ ध्यान रखा है, उसी तरीके से हम भी चाहेंगे कि इसी तरीके से हम भी ध्यान रखते हुए उनके कदम से कदम मिला के, उनके कंधे से मिला के साथ चलते रहें। हम सभी लोग से अपील करते हैं कि पार्टी में वफादारी से रहनी चाहिए और पार्टी जब है अपने माँ बाप से भी बढ़कर पार्टी को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि पार्टी रहेगी तब सब हम लोग हैं। विधायक और एमपी पार्टी नहीं रहेगी तो न विधायक रहेगा न एमपी रहेगा। इसलिए पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है। इसलिए पार्टी के लिए और पार्टी के बढ़ाने के लिए, पार्टी के मान सम्मान के लिए हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही अपने खून की कतरा निछावर करेंगे। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लिए, आदरणीय लाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी खगड़िया दौरे पर रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी की। वहीं खगड़िया में सम्राट चौधरी को सिक्कों से तोला गया। एक तरफ जहां सम्राट चौधरी थे तो वहीं दूसरी तराजू पर सिक्कों को रखा गया। सम्राट चौधरी ने इस राशि को पार्टी कोष में देने की घोषणा की और कहा, जितना प्यार आज मुझे खगड़िया में मिला है उससे कई ज्यादा प्यार हम यहाँ के लोगों को देंगे। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां बीएमपी मैदान में रेड क्रॉस सोसाइटी और मेदांता अस्पताल के संयुक्त सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के तहत
सीपीआर सिस्टम के लिए लगभग 1000 ट्रेनी और 300 सिपाहियों को हार्ट अटैक से बचने का ट्रेनिंग दी गई। दरअसल जिस तरह से हार्ट अटैक की समस्या आए दिन बढ़ती जा रही है, इससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर यहाँ पे एक तरीके की ट्रेनिंग दी गई कि अगर कोई इस तरह के हालात में है तो उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है। यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी कटिहार की तरफ से और मेदांता हॉस्पिटल की तरफ से सीपीआर सिस्टम के लिए जो प्रशिक्षु और हमारे सिपाही हैं उनको एक विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, 1 दिवसीय आज। उसी के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। लगभग 1000 प्रशिक्षुओं और 300 के आसपास हमारे जो सिपाही हैं यहाँ पर मौजूद हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तो अचानक किसी को हार्ट अटैक हो गया, सांस रुक गया, उस तरह की परिस्थिति में कैसे उनको लाइफ सपोर्ट देना है, कैसे उनको कृत्रिम सांस देना है, या और भी कई तरह के मेडिकल जो टर्म्स हैं जो सिखाने हैं इनको, उस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। और पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लेकर देश के मशहूर लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई है। इसे लेकर कई अभिनेताओं ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी की वास्तविक नेतृत्व की पहचान है, जिसके माध्यम से आम लोगों को देश के प्रधानमंत्री से जुड़ने का मौका मिलता है। और मन की बात में नेतृत्व के कई गुण छिपे हैं। इसके जरिए पीएम मोदी ने एक बार फिर से रेडियो को पुनर्जीवित किया है। ये असली लीडरशिप की निशानी होती है, जो लोगों से जुड़ता है, सुनाता है, सपने के साथ जोड़ता है, अपनी सोच हाथ मिलाता है, लोगों को सूचित करता है और लोगों को चुनौती भी देता है कि आप भी ऐसे बन सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। इंस्पायर करता है और रिकग्नाइज भी करता है। ये मन की बात में बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज छिपी हुई है। मन की बात has had a huge impact on the people of India और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज़ हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है। मन की बात वो लोगों तक पहुंचती है, स्पेशली रेडियो के थ्रू, जो जिसके गांव में टीवी अवेलेबल नहीं है, वो रेडियो के थ्रू न्यूज़ पहुंचती है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है लोगों तक, वहां तक बात पहुंचती है। तो वैसे ही जैसे जब हम स्पोर्ट्स में मेडल जीतते हैं तो लोग टीवी पे नहीं देख पाते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू नहीं देख पाते, तो जब मन की बात के थ्रू वहाँ तक न्यूज़ जाती है तो हमारा भी नाम वहाँ तक। Nice to be here on the 100th episode of Man Ki Baat, and and I'm a musician, so that is why I love it when Prime Minister Modi speaks about music in his Man Ki Baat. This year in January, he spoke about how so many tribal people have won, Padma Awards this year. A lot of them are musicians, a lot of them are people associated with tribal music. So I learned about so many musicians through Man Ki Baat. In February, he spoke about how there are 2 or 3 musical instruments. एक प्राइम मिनिस्टर जो रेडियो पर आकर बात करते हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ बात कर रहा है। और जब एक दोस्त कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी दे, प्रोत्साहन दे, तो बाकी सारे दोस्त ज़रूर सुनते हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक दोस्त बात कर रहे हैं। और इससे क्या होता है, इंसान जो सुनता है वो बहुत रिसेप्टिव हो जाता है कि हाँ मुझे भी ये कर। Impact of Modi ji's Man Ki Baat is multifold on several dimensions. In fact, that is the subject of the book that will be released today, that has been written by me. And we can see the impact on all these major themes that he has initiated over the last 9 years, be it Swachh Bharat, be it Vocal for Local, Beti Bachao, Beti Padhao. And the interesting thing about Man Ki Baat is that he has not only focused on the big themes, he's also focused on small behavioral changes. जब से 2014 के बाद में स्पेशली स्पोर्ट्स ऊपर उठा है, उसका एक मेन कारण ये भी रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली ही स्पोर्ट्स पर्सन के लिए एक स्कीम भी चलाई थी कि टॉप्स को लेके, और खिलाड़ियों को उससे बहुत प्रोत्साहन मिला है, जिसके कारण हम खिलाड़ियों को आगे जाने में बहुत प्रेरणा स्रोत मिले हैं। और मुंबई में लाइफ यात्रा समागम के रूप में इस अनोखे कॉन्सेप्ट का अनावरण किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद रहे और श्री किशोर कुमार मेहता और काउंसिल के सीईओ कमल नारायण द्वारा शुरू की गई पहल है। इस खास मौके पे कार्यक्रम में शामिल होने वाले अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। वहीं गुजरात के राज्यपाल सभी मेहमानों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की। कमल नारायण और किशोर महतो ने गवर्नर को सम्मानित किया।
मुंबई में जैविक खाद उत्पादन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे ने परियोजना का भूमि पूजन कर कारखाना अध्यक्ष बाबूराव बोत्रे पाटिल को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर लातूर के पूर्व पालक मंत्री और तेलंगाना निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी विधायक संभाजी पाटिल और कई यहां पे दिग्गज मौजूद रहे। और जम्मू में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावक नाराज हैं और पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान अमित कपूर ने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि बच्चों में मामूली कहासुनी को लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से स्कूली बच्चों को रेड कार्ड जारी किया गया। इस पर स्कूली बच्चों के पेरेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि जल्द से जल्द उनके बच्चों को जारी किए गए रेड कार्ड को वापस लिया जाए। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन ठीक स्कूल के बाहर आज प्रदर्शन कर रहा है। चलिए जानते हैं कि क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आज तमाम ये पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बच्चे इनके साथ हैं। और अमित जी आपसे जानना चाहेंगे क्या जरूरत पड़ी कि आज आप स्कूल के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि इन प्राइवेट स्कूलों की जो लूट है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आज तो हद ही होगी। अभी पॉकेट खींचा है, आप देख सकते हैं इस बच्चे की भी पॉकेट जो है वो छीनी हुई है। आपस में 8-10 बच्चों ने एक दूसरे का पॉकेट छीन लिया एक दूसरे का, लेकिन इन्हीं बच्चों ने 4-5 बच्चों ने एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल को, कोऑर्डिनेटर मैडम को। इन बच्चों ने जिन्होंने एप्लीकेशन दी कोऑर्डिनेटर मैडम को, उन्हीं बच्चों को जो है मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा कोई कानून जो है वो केसी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरमैन और प्रिंसिपल बना रही है। चाहे घर के कानून होंगे, आप लोगों के कानून चलेंगे घर में। ये किसने आपको अथॉरिटी दी? रेड कार्ड दिया और बच्चे को सस्पेंड कर दिया कि जाइए आप घर जाइए बिना माता पिता को इन्फॉर्म किए हुए। फ्राइडे को हम जैसे बस से उतरे तो वहां से मतलब बच्चे आए, मतलब उन्होंने 3-4 बच्चे थे, उन सभी की पॉकेट फटी हुई थी। जैसे ही वो आए उन्होंने मेरी भी पॉकेट फाड़ी, मेरा भाई था उसका कॉलर पकड़ा। तो हम जैसे फिर हम क्लास में चले गए। क्लास में गए तो मैम को जब हमने बताया कि हमारी पॉकेट फटी है तो मैम ने हमसे रोमा मैम के कोऑर्डिनेटर के पास लेके चले गए। वहाँ पे उन्होंने हमसे एप्लीकेशन लिखवाई। फिर उसके बाद प्रिंसिपल मैम के पास गए। प्रिंसिपल मैम बोलने लगे कि आपको इसलिए सस्पेंड किया गया कि आपने मैम को वो इन्फॉर्म नहीं किया। हमने एप्लीकेशन लिखी है, मतलब मैंने और मेरे दोस्त ने सभी ने हमने एप्लीकेशन लिखी है। वो ये बोल रहे हैं कि आपने मैम को इन्फॉर्म नहीं किया, आपको इसलिए सस्पेंड किया गया। मैडम आपने क्या स्कूल के प्रिंसिपल से या प्रशासन से बात करने की कोशिश की? हाँ जी सर, कल हम जैसे इसका रेड कार्ड मिला ना, इसके पहले भी मैं पूरी बात बताती हूँ। जैसे फ्राइडे को कहाँ से शुरू हुई थी, बात कहाँ से शुरू हुई थी, हम गए थे फीस सबमिट के लिए, क्योंकि इनके मैसेज आना शुरू हो जाते हैं जैसे ही 10 तारीख होती है उसके बाद इनके मैसेज। और नोएडा के सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई के बाद नाराज अभिभावक सेक्टर 58 थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी। अभिभावकों ने धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उत्तराखंड पब्लिक स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि साल 1991 में स्कूल को जमीन आवंटित हुई थी। आवंटन के दौरान 20% भुगतान किया गया, इसके बाद से कोई भुगतान नहीं किया गया। नोटिस देने के बावजूद भी यहाँ पे स्कूल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अभिभावकों ने कहा कि उन्हें भी नहीं बताया गया, उनसे झूठ बोला गया। के खिलाफ, वहाँ के मैनेजमेंट के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सेक्टर 58 थाने में आए हैं। और हमारी शिकायत ये थी कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसने हम पेरेंट्स को धोखे में रखा। स्कूल पर के जो लैंड का जो अलॉटमेंट है वो 2020 में कैंसिल कर दिया गया था प्राधिकरण के द्वारा, लेकिन किसी भी पेरेंट को स्कूल ने इसकी जानकारी नहीं दी। सर स्कूल सील हो गया है, स्कूल पे लॉक लग गया है, बच्चे हमारे घर में हैं, 10th क्लास के बच्चे हैं, उनकी लाइफ ख़राब हो रही है, उनके लिए एक एक दिन इम्पोर्टेंट है। वैसे ही स्कूल को 10 दिन ओपन हुए हैं और उसके बाद अब स्कूल सील हो गया तो कैसे चलेगा? कैसे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? मेरा एडमिशन 10/4/2023 को हुआ है, जो कि इसे नहीं लेना चाहिए। जब पता था कि स्कूल सील होने वाला है, मेरा बकाया है, तो नहीं लेना चाहिए इसको एडमिशन। मैंने 2 बच्चे का एडमिशन कराया, जिसका एक मेरे बेटी का नाम आयुषी भारती, दूसरे का प्रज्ञा भारती नाम है। और मैंने स्कूल का लोन लेके सारा फीस चुकाया, अप्रैल मंथ का फी और एडमिशन फी। कितना टोटल खर्च स्कूल का मैंने 80,000 चुकाया। और मसूरी में किताब घर माल रोड के पास रोड धंसने से एक भारी ट्रक पलट गया, जिसमें चालक और परिचालक सवार थे। हादसे के कारण मसूरी रोड पे आवागमन बाधित हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने अनुरोध किया कि मसूरी जाने से बचें और मसूरी से देहरादून आने के लिए कैंपटी होते हुए माफ कीजिएगा, यमुना पुल से विकासनगर वाले रूट का प्रयोग करें।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।